उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने बड़ी जीत के बाद योगी मंत्रिमंडल 2.0 का गठन कर दिया है। नमस्कार, मेरा नाम प्रत्युष संजन जागरण न्यू मीडिया के साथ और मैं आपका स्वागत करता हूं कू स्टूडियो के आज के इस खास प्रोग्राम में, जिसमें हम बात करेंगे योगी मंत्रिमंडल के सामने जो है वो चैलेंजेस क्या रहेंगे अगले 5 साल में, जो मंत्रिमंडल का स्वरूप बना है उसके मायने क्या हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान है। हमारे साथ हैं मिस्टर कमलेश रघुवंशी जी, ऑनलाइन एडिटर दैनिक जागरण ग्रुप के। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। सर, सबसे पहला सवाल हमारा रहेगा, जो ये योगी मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, करीबन 52 मंत्री, जिसमें कि 16 कैबिनेट मिनिस्टर और 14 मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज और 20 मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये जो गठन रहा है, इसको कमलेश जी आप कैसे देखते हैं? ये मंत्रिमंडल क्या अगले आने वाले 5 सालों में जो यूपी की जनता है उसके आकांक्षाओं पे खरा उतर पाएगा? जी देखिए, जिस तरह का ये मंत्रिमंडल का गठन हुआ है उसमें बड़ी संख्या में पुराने मंत्रियों को उसमें शामिल नहीं किया गया। हालांकि कुछ मंत्री चुनाव हार गए, कुछ चुनाव जीतने के बाद उन्हें शामिल नहीं किया गया, उनका परफॉर्मेंस उसका आधार था। ये जो मंत्रिमंडल है ये एक कॉम्बिनेशन बनाया गया कुछ नए और पुराने चेहरों को लेकर, और जाहिर है कि इसमें 2024 की झलक दिखती है। अगर आप पूरे मंत्रिमंडल को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो एक बड़ी संख्या आप देखते हैं कि खास ओबीसी कैटेगरी की उन तमाम जातियों को एक दिया है उन्होंने, तो ये संकेत भी है। और जाहिर है कि जिस वोट बैंक ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में दोबारा वापसी में एक प्रमुख भूमिका निभाई, उनको एक बड़ी भागीदारी दी गई। फिर दलितों की महिला समेत अब दलितों की संख्या भी इस मंत्रिमंडल में बहुत ज़्यादा है। तो आमतौर पर जैसे होता है कि ब्राह्मण या राजपूत या अदर और ओबीसी के, मैं देख रहा हूँ कि हर, चाहे यादव हो, कुर्मी हो, कोयरी हो, सचान हो, हर एक तबके को उसमें मंत्रिमंडल में गठन जगह दी गई। मंत्रिमंडल में केवल 2 चीज़ें मुझे बहुत खटकी जो होना चाहिए था। वो कैसे आगे कर पाएंगे, क्योंकि ये चुनौती अगर 2024, अभी इनके पास बहुत सारे अभी मंत्री पद खाली हैं जो उसका आगे भरपाई करे। एक तो मुझे लगा कि खासकर कुछ ऐसे जिले जहां भारतीय जनता पार्टी को सिंगल सीट भी नहीं आई। अगर मैं पूर्वांचल की बात करूं तो अगर आप देखिए तो आजमगढ़, गाजीपुर 2 ऐसे जिले जहां समाजवादी पार्टी का बहुत एक बड़ा जीत वहां हासिल की उनके गठबंधन ने, उन जिलों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। इसके अलावा करीब 39 ऐसे जिले हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन वहां भी उनसे बहुत ज़्यादा कोई मंत्री में नहीं लिया गया है। वो आगे किस तरह से संतुलन साधेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है। जातिगत मैसेज तो आप दे रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय संतुलन को जिस तरह से साधा जाना चाहिए वो थोड़ा सा कहीं मुझे कमी दिखाई देती है। जी बिल्कुल, जैसा आपने बोला कमलेश जी, नए काफ़ी फेसेज आए हैं। 32 नए फेसेज हैं। 52 मंत्रिमंडल, जो 52 लोग हैं मंत्रिमंडल में, उसमें 32 नए फेसेज हैं। 32 नए फेजेस में और एक जो मुस्लिम चेहरे की एंट्री हुई है मंत्रिमंडल में, दानिश आज़ाद अंसारी की, इस चेहरे का मंत्रिमंडल में जो एंट्री हुई है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या यह मुस्लिम वोट बैंक को एक अलग तरह से साधने की कोशिश की गई है योगी मंत्रिमंडल? देखिए, इनके पास बहुत विकल्प भी नहीं है भारतीय जनता के पार्टी के पास। पिछली बार इन्होंने रजा को ले आए जी, अचानक से फिर उनको गया कि भाई कोई मुस्लिम मंत्री नहीं बन, मैसेज नहीं जाएगा। वो सिया कम्युनिटी से आते हैं, लखनऊ से थे, लखनऊ से ऑलरेडी कई मंत्री थे जी, तो जो उनको डिलीवर करना चाहिए था मुझे लगता है वो डिलीवर नहीं कर पाए। और दानिश जिस जगह से मतलब आते हैं, जिस मुस्लिमों में, उस समाज से आते हैं, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा मैसेज देने की कोशिश की है कि बहुत कम लोगों को पता होगा कि मुस्लिम कम्युनिटी में भी सबसे अति पिछड़ों में भी अति पिछड़ा समुदाय से आते हैं ये अंसारी। और इसके पहले ये समाज मुसलमानों में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से तो कोई इनकी भागीदारी ही नहीं है। मुझे लगता है कि जितने भी मुस्लिम कैंडिडेट दिए हैं समाजवादी पार्टी ने या दूसरे दलों ने जो जीत के आए, उसमें किसी भी इस तबके से किसी को नहीं आया। तो भाजपा ने यहाँ एक संकेत देने की कोशिश की कि हमने भी अगर मुसलमान को अपने मंत्री बनाया है तो हमने उसके उस तबके को बनाया है जिसकी खुद उनके अंदर पूछ नहीं होती है। तो एक बड़ा एक मैसेज तो जरूर उस तबके में जाएगा। हालांकि एक बड़ा एरिया है जहां वो भाजपा को वोट करता रहा है, खासकर जहां वो बुनकरी या दूसरी चीज़ों से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन उसमें भी अति पिछड़े हैं। तो एक बड़ा संकेत है।
और एक उसी में आ जाते हैं हम लोग। पहले सवाल में छूट गया था कि अब आप चुनौतियां क्या देखते हैं मंत्रिमंडल के आगे। दरअसल जाहिर है कि सबसे बड़ी चुनौती तो अभी 2024 ही है, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जिस पे इस बार थोड़ा सा बड़ा चौकन्ना होना पड़ेगा। अगर कुछ पॉइंट्स में बात कर लें जी। तो अब जैसे एक बड़ी चुनौती तो अभी बहुत है कि पूर्वांचल में चुनाव लड़ते लड़ते मोदी जी को कहना पड़ा कि हम जैसे ही 10 मार्च आएगा हम तुरंत छुट्टा पशुओं की समस्या का समाधान निकाल लेंगे जी। और ये एक बड़ा मुद्दा है। लोगों ने मोदी पे भरोसा किया, अभी सरकार का गठन भी हो गया, शपथ भी ले लिया, मंत्रियों का बंटवारा भी विभागों का होगा। ये एक बड़ा चैलेंज है कि सरकार ने जो मॉडल बनाया स्लॉटर हाउस बंद करने के बाद, सरकार ने जो मॉडल बनाया कि भाई वो उनका संरक्षण दिया जाएगा, रखे जाएंगे, लेकिन उसमें बहुत थोड़ा करप्शन है, अच्छे से मैनेज नहीं हो पा रहा है, एक बड़ी चुनौती है जी। फिर सरकार के सामने एक चुनौती है, क्योंकि लोग आप देना है। अब राशन की बात आप आगे भी कर सकते हैं जी। उसमें आप देखेंगे कि सरकार के पास इन्होंने भी दबाव में कहा कि हम भाई किसानों को सिंचाई की बिजली मुफ्त देंगे। जी बिल्कुल। अब सिंचाई की बिजली अगर मुफ्त देंगे तो पहले से ही आपका घाटे में चल रहा है जी। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में 8,00,000 करोड़ जी का ऑलरेडी कर्ज है जो कोरोना में बढ़ा है। जी बिल्कुल। बिना बिजली की दरें बढ़ाए हुए ये एक बड़ा चैलेंज है, कैसे पूरी करेंगे, ये कहाँ से ले आएंगे जब वो लेके आ रहे हैं। जी जी। फिर एक और जो एक बड़ा मुद्दा है कि जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, जो वो मेंटेन करके आए थे जी, उसको वो कैसे आगे आगे लेके जाते हैं। जी। तो एक चुनौतियां। और दूसरा एक जो एक नई अभी जो ऐसे आप देखें कंपटीशन सा बनेगा। अभी सरकार ने जो अपने बहुत सारे वादे किए हैं, घोषणाएं की हैं, उनको अमली जामा पहनाना है। और दूसरा जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो एक तरह से नौकरियों की भर्ती का मुद्दा है, वो एक मतलब सरकार का पीछे देखें तो 14,000 करोड़ से अब बेरोजगारों की संख्या बढ़कर उत्तर प्रदेश में करीब 17,000 करोड़ हो गई है और ये अपोजिशन इस पर घेरता भी रहा है। अगर 2024 में ले जाना है, अगर 2024 में लोकसभा में अपने पुराने उसको वो करना है तो उनको इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि इस समय इस बार मजबूत विपक्ष है। जी बिल्कुल। मैं इसी पे आ रहा था, मजबूत विपक्ष है इस बार और घोषणाओं को अमली जामा पहनाने का समय आ चुका है योगी गवर्नमेंट के लिए। बहुत सारी ऐसी घोषणाएं हुई हैं, सारी पार्टियों ने की थी, भाजपा ने भी की थी। उसमें जो फ्री, जैसे कि आपने बताया कमलेश जी, फ्री जो बिजली का जो मुद्दा है, ये इसको अमली तौर पे धरातल पे लाने में जो एक्सचेकर पे, जो राजकोष पे जो बोझ आएगा, उस बोझ को सरकार कैसे कम करेगी। इसके अलावा जो और भी कई सारे घोषणाएं सरकार ने की है, उसमें से अभी हमने देखा भी कि जो 3 महीने के लिए फ्री राशन की योजना थी, योगी सरकार ने उसको बढ़ाया और अभी प्रधानमंत्री की तरफ से भी गरीब कल्याण योजना को भी 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये एक पहला मैसेज हो सकता है सरकार की तरफ से। लेकिन समस्याएं कम नहीं है कमलेश, जैसे हम बात पहले भी कर रहे थे, समस्याएं कम नहीं है। जैसे आपने बोला लॉ एंड ऑर्डर की बात हो गई, गरीबों तक पहुंचने, क्योंकि इस बार बीजेपी को जो वोट दिया है लोगों ने कास्ट लाइन से हट के वोट दिया है, ये आंकड़े कह रहे हैं। तो कास्ट लाइन से जब हटके वोट दिया है तो कास्ट लाइन से हटके उन तक सारी कल्याणकारी योजनाएं कैसे सरकार पहुंचाएगी और सरकार को पहुंचाने में कितनी ताकत लगानी पड़ेगी, इस पे आपका मैं एक बार आपसे देखिए एकदम बहुत सही बात आपने कही कि इस समय जो राजनीति जिस दिशा में जा रही है, मैं थोड़ा सा आपको जी आम आदमी पार्टी की तरफ ले जाऊंगा। दो मॉडल ने काम किया है, एक भाजपा का मॉडल है, एक आम आदमी का पार्टी का मॉडल है। दोनों ने एक बड़ा लाभार्थी वर्ग क्रिएट किया उन्होंने जी, जो दोनों के चुनाव में डिलीवर किया। तो एक जो एक खास तबका है कि जहां आपको डिलीवर करना है उन चीज़ों को। अब है क्या कि एक है कि एकदम फ्री का मॉडल है जी, एक है कि आप थोड़े कड़े फैसले लेते हुए लोगों तक अधिक तक लाभ पहुंचा सकते हैं जी। तो जो फ्री बिजली देने की बात है, मान लो अगर हम इस पर मुद्दे पे आते हैं किसानों, ठीक है, कि चूंकि आपके कंपटीटर ने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, इतनी देंगे, तो आपने कहा हम किसानों को सिंचाई के लिए बिजली जी। अब उसका जो एक राजकोषीय घाटा बढ़ेगा, अब उसकी भरपाई कहीं से करनी पड़ेगी जी। अगर सरकार ऐसा कोई मॉडल विकसित कर लेती है कि अतिरिक्त, जिस तरह से अभी मैं देख रहा हूं कि अभी सरकार निवेश के लिए आ रही है, बहुत तेजी से काम कर रही है, अलग अलग, खुद योगी जी के शपथ ग्रहण समारोह में देश का ऐसा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं था जी, महिंद्रा से लेके, रिलायंस से लेके, अंबानी से लेके, अडानी से लेके, जी, जो जिस तरीके से लोग आ रहे हैं।
अब आते हैं कि तो इसकी बात बनती है कितना निवेश लेके आते हैं, कितना वो दूसरे तरह से रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं। और जो राशन वाली बात कही, देखिए एक संकेत तो है कि आगे तक किया जा सकता है, लेकिन अभी 2024 दूर है जी, ठीक है ना, अभी 2022 में हम लोग हैं जी, आप 6 महीने के लिए बढ़ा सकते हैं। और मुझे लगता है कि उसके बाद जो फ्री की व्यवस्था है कुछ उसमें संशोधन किया जा सकता है, क्या करेंगे। लेकिन इस योजना ने इतना काम किया है चुनाव के लिए जी, अब उसके लिए सरकार सोच सकती है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा अतिरिक्त खाद्यान्न भंडार भी है जी, और कुछ बहुत सारी चीज़ें सरप्लस भी हैं, तो उनको क्या क्या बेसिक चीज़ें वो दे सकते हैं। और चूंकि डबल इंजन की जो सरकार है जी, वो एक काम कर सकती है, अगर राज्य सरकार कहीं उसको हाथ कमजोर पड़ता है तो पीछे से मोदी जी उसको सपोर्ट कर सकते हैं, तो ये आने वाले समय में जारी रह सकती है। जी। डबल इंजन की सरकार इसी दम पे जो है भाजपा ने और आगे योगी ने वोट मांगा था और लोगों ने उनको जिता के वापस विधानसभा में भेजा है। योगी की पूरी टीम तैयार हो चुकी है। एक जो बहुत कमलेश जी मैं बोलूँगा बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, जैसे बीजेपी ने 4 राज्यों में वापसी करके एक काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स को आश्चर्यचकित कर दिया। दूसरा जो आश्चर्य का उन्होंने फैसला दिया वो ये था कि पुष्कर सिंह धामी जो अपनी सीट हार गए थे और केशव प्रसाद मौर्य जो अपनी सीट हार गए थे, इन दोनों को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों में वापस बीजेपी लेके आती है। ये क्या मैसेज है बीजेपी की तरफ से, खासकर अपोजिशन को? क्योंकि देखें कि एक लीडर जो अपनी सीट हार जाता है लेकिन अगर वो पार्टी को जिता के लेके आता है या उसका जैसा भी योगदान हो उसको वो सरप्राइज पैकेज देती है। ये सरप्राइज उनके लिए ही नहीं बल्कि अपोजिशन के लिए भी था। ये जो बीजेपी का ये अपनी सोच रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की, दोनों जगह की बातें अलग अलग हैं। जी, धामी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाए, मतलब उनको जाना एक डिफरेंट चीज़ है। केशव प्रसाद को उप मुख्यमंत्री बनाया जाना एक दूसरा पहलू है। जी, हाँ, हालांकि दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू, लेकिन रीज़न दोनों जगह अलग है। हम उत्तराखंड में आते हैं। उत्तराखंड में आप देखेंगे तो हम चुनाव किसके चेहरे पे लड़े थे? भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ चुनाव लड़ा धामी के चेहरे पे। जी, वो मुख्यमंत्री के घोषित कैंडिडेट थे। अब चूंकि बेशक वो अपनी सीट हार गए, लेकिन उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने असाधारण प्रदर्शन किया। जी, वो सीटें जहां खुद भारतीय जनता पार्टी को भी वो जगह उम्मीद नहीं थी, वो जीते। तो जाहिर है कि धामी पहले सामान्य विधायक थे, अपनी सीट पर बहुत ध्यान देते थे और उन्होंने पूरे प्रदेश में रैलियां की, उन हर कॉन्स्टिट्यूंसी में गए, वो तो सारी सीटों पर लड़ रहे थे। तो वहां लगभग ये तय था कि भारतीय जनता पार्टी में की जो अभी नई लीडरशिप, पुरानी लीडरशिप है, सब मार्गदर्शक के रूप में चले जा रहे हैं। चाहे कोसरी आप देख लीजिए, कहीं पोखरियाल हो या जितने और नाम हो, वहाँ वो सारे के सारे लगभग अपनी राजनीति लगभग कर चुके हैं। अब किसी के बच्चे भी वहाँ राजनीति करने आ गए। तो इन्होंने अच्छा भी है, क्योंकि इनको अगर 5 साल लेके जाना है, भविष्य की राजनीति तैयार करनी है और 2024 में हालांकि उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा सीटें नहीं हैं, तो एक जो नई लीडरशिप डेवलप करने की बात है, एक वो कॉम्बिनेशन बना के वहाँ दिया है, तो वहाँ एक अलग स्वभाव। अब केशव प्रसाद मौर्य की जब बात करते हैं, केशव प्रसाद मौर्य को बहुत मंथन हुआ इसके बारे में कि क्या करना चाहिए, क्या बनाया जाना चाहिए। इनके पास बहुत सारे विकल्प थे। विकल्प ये थे कि इनके पास उस समाज से भी बहुत लीडर आते हैं, क्योंकि अपना दल ने भी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर लिया, उसकी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी हो गई। सहयोगी दल है, पिछला एक्सपीरियंस भी था कि एक सहयोगी आए भी तो वो छिटक के चले गए। तो यहाँ चूंकि केशव प्रसाद मौर्य जिस जाति से आते हैं, तो कम से कम वो अपनी जाति के बड़े नेता हैं। और खासकर स्वामी प्रसाद मौर्य के अलग होने के बाद कोई एक मैसेज न जाए, इसलिए इनको यहाँ चूज किया गया। तो वो जो समीकरण बैठ रहे थे, क्योंकि भी स्वतंत्र देव को तो ला ही रहे थे, तो लगभग उसी एक समुदाय से वो भी आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा था। प्रदेश अध्यक्ष वो थे, लेकिन एक जो मैसेज, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आजकल नैरेटिव बहुत गढ़ा जाता है कि भाई ये योगी जी जो है ये पिछड़ा विरोधी हैं, योगी जी ब्राह्मण विरोधी हैं, तो एक ऐसे नैरेटिव गढ़ने के लिए ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। इसी में जो आगे भी अगर मान लो अगर ये जाति समीकरण को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश का, वो उत्तराखंड का एकदम बहुत डिफरेंट अलग है। यही वजह है कि आप दिनेश शर्मा को अगर उप मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, तो उसकी एक बड़ी वजह है कि जो पिछले चुनाव में एक नैरेटिव गढ़ा गया कि ब्राह्मण जो है एक विरोध कर रहे हैं, योगी जी चला दिया गया एक जात पात की व्यवस्था के लिए, उसको हैंडल नहीं कर पाए थे।
कहीं ना कहीं पिछड़े तो फिर भी इस तरह से निकल के आए हो जितनी बात ही नहीं निकली। तो यहाँ एक जाति जो समीकरण है कि समाज को तबके के वो लीडरशिप हमारे साथ, और एक मैसेज भी है कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हो, आप आपने मेहनत की है, ठीक है, अपनी सीट हार गए, लेकिन जिस तबके से आए हैं उसका इनाम भी मिलना चाहिए उनको। वो एक बड़ी संख्या में भाजपा के लिए वोट किया है। जी बिल्कुल, ऐसे ही कदमों से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप जो है अपने कार्यकर्ताओं का दिल जीत लेती है, क्योंकि हारे हुए प्रत्याशी में हार अपनी सीट जरूर गए हैं, लेकिन पार्टी को वो सत्ता में लेकर आए हैं, उनमें उनकी भूमिका रही है, इसके कारण उनको ये चीज़ें दी गई। तो ये एक कहीं ना कहीं सारे कार्यकर्ताओं को का मनोबल बढ़ाती है। एक सवाल और है कमलेश जी, 2024 की तैयारी, हालांकि अभी समय काफ़ी है, लेकिन इसके ऊपर अगर हम बात करें कि बीजेपी ने 4 राज्यों में वापसी की, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरकार बनाई, अभी 2 बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन इस साल के लास्ट में आने वाले हैं, गुजरात और हिमाचल। तो 2024 की तैयारी में आप बीजेपी और अपोजिशन इंक्लूडिंग कांग्रेस कैसे देखते हैं कि तैयारी किसकी किस हद तक शुरू हो चुकी है, या फिर जो आने वाला समय है वो किसकी तरफ आपको इंडिकेट कर रहा है कि किसकी तरफ ये जा सकता है 2024 का चुनाव की बात करें तो? देखिए, 2024 के चुनाव की तैयारी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जैसे एक चुनाव खत्म होता है वो एक दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है, उसी समय सत्ता में आने के साथ ही वो चुनाव की तैयारी शुरू करती है। अपोजिशन जब चुनाव नज़दीक आता है तो एक्टिव होता है, रणनीति ऐसे बनती है। इस बार अगर हम परिपेक्ष करें तो दरअसल कुछ ऐसे राज्य हैं जहां बहुत ज़्यादा सीटें नहीं हैं हमारे इनके लिए, लेकिन गुजरात में नंबर ऑफ सीटें ज़्यादा हैं, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है जी। तो आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। आज ही आपने खबर पढ़ी होगी कि बाकायदे मध्य प्रदेश में शिवराज के नेतृत्व में, चौहान के नेतृत्व में बाकायदे वहाँ चिंतन बैठक का आयोजन किया गया जी। चिंतन बैठक में ये निकल के आया कि चुनौती जिस तरह से पंजाब में लोक लुभावन वादे किए जा रहे हैं, एक मॉडल बनेगा कि भाई यहाँ उन्होंने विधायकों की पेंशन बंद कर दी, जो कहा है सब कर रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं। तो एक नया चीज निकल के आया है, वो रिफ्लेक्ट करेगा अभी आपको गुजरात और हिमाचल के चुनाव पे, जहाँ तुरंत करंट होने वाला है। हिमाचल तो एकदम सटा हुआ है। उत्तर प्रदेश चूंकि बड़ा है, 80 सीटें आती हैं यहाँ से, तो यहाँ एक बड़ा अलग तरह का है और थोड़ा सा चिंता का विषय भी है भाजपा के लिए, क्योंकि पहले पे क्या होता था कि सबके अपने अपने पॉकेट के अपने अपने वोट होते हैं, बसपा भी पा रही थी, कांग्रेस भी पा रही थी। ये चुनाव जो पिछला हुआ है बाइपोलर हो गया जी। तो जब भी चुनाव बाइपोलर होता है, आप देखिए कि जिस तरह से सपा ने अपने दम पे 100+ सीटें लेके आई है, वो बाइपोलर होने का नतीजा है। उसके वोट परसेंटेज में कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जब मुलायम सिंह थे तब भी वो 30% के आसपास ही रहते थे, अभी भी उसी में है। तो समाजवादी पार्टी ऐसा नहीं कुछ जनाधार बढ़ा ले जाए, भारतीय जनता पार्टी 40 ऊपर जी, तो और ये 30 के आसपास। ये एक बड़ा पॉइंट है। दूसरा क्या है कि ये कितना डिलीवर कर पाते हैं अभी जी। तो थोड़ा विधानसभा में एक डिफरेंट सारी चीजें थी कि विधायकों से नाराजगी थी, कुछ लोग हारे भी, कुछ लोग नाराजगी के बावजूद उनको वोट दिया, बहुत कम मार्जिन से जीते। लोकसभा एकदम बहुत डिफरेंट चीज है। लोकसभा में जो मुद्दे होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। खुद मोदी अपने आप तो वो राज्य सरकारों को कितना काम इम्पैक्ट करेगा जी। तो मुझे लगता है कि कम से कम जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है जी। मोदी सरकार का एजेंडा सीधे स्पष्ट है कि जो केंद्र की योजनाएं हैं उनका 100% जो आपने पहले कहा जी, किस तरह लोगों तक पहुंचाया जाए जी। अगर वो एक उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी है और इस पे वो काम कर रहे हैं। अपोजिशन अगर आप देखें तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से बिखरा हुआ है जी। तो जो मोदी विरोधी ताकतें हैं वो कैसे होके आती हैं, कैसे एकजुट होती हैं जी। अगर वो एकजुट नहीं होती हैं तो 2024 तो भी दूर है, आगे क्या समीकरण बनेगा। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा चैलेंजेस सामने आने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी की जी। जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए उसमें अगर बिहार और झारखंड की सीटें भी जोड़ दी जाए तो करीबन 156 लोकसभा की सीटें 156 से पार जाती हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये काफ़ी ये सारे स्टेट है। अगर इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की भी सीटें जोड़े तो फिर ये संख्या शायद 200 के आसपास पहुंचती है। तो ये सारे राज्य हर पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट है, बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कमलेश जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी
हर वक्त चुनाव के मोड में रहती है, क्योंकि सरकार जहां जहां जिस राज्य में है सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन पार्टी और पार्टी के लोग वो 24 घंटे अपने चुनावी गठबंधन या चुनावी काम में लगे हुए हैं। एक आखिरी सवाल पूछूंगा, इसके बाद हम आएंगे कू पोस्ट देखेंगे। कुछ 2 कू पोस्ट आए हमारे पास, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक सवाल ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में आई है, उसमें पुष्कर सिंह धामी ने पहले भी सरकार चलाई, उसके बाद से सरकार जीत के आई, बीजेपी वापस जीत के आई। तो इसको आप धामी के सामने कुछ चैलेंजेस क्या रहेंगे, थोड़ा शॉर्ट में हम जानना चाहेंगे कमलेश जी आपसे। देखिए, धामी के सामने जो चैलेंजेस हैं अभी, तो बेसिकली जो नए चैलेंजेस हैं कि जो सरकार ने वादे किए थे पीछे, तो पिछले 6 महीने में जब वो मुख्यमंत्री थे, जिस तरह का उन्होंने डेवलपमेंट कार्य किया जी, और उनके पास एक चैलेंज, जो मेजर चैलेंज है वो है उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास। जी, सर्वांगीण विकास क्या है कि अभी तक मतलब भारतीय जनता पार्टी के शासन से पहले उत्तराखंड को एक पहाड़, एक ही स्कीम सब जगह के लिए, तो वहाँ की जो भौगोलिक सामाजिक स्थितियां अलग अलग हैं, उसके लिहाज से उसकी जो विकास योजनाएं होनी चाहिए। आप पाएंगे कि उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे इलाके, गांव हैं जहां आप की घोष विलेज है जी, वहां कोई है ही नहीं है जी, लोग मतलब सालों साल से उस गांव में कोई पहुंचा ही नहीं है। तो अगर आप, जब तक एक पलायन की एक बड़ी समस्या है कि वो अपने राज्य से पलायन को कैसे रोक पाते हैं जी, जी। तो ये इस तरह, अब राजनीतिक रूप से जो उनके पास चुनौतियां हैं, तो राजनीतिक से चुनौतियां कि पुराने लोगों का संतुलन रख लेना। हालांकि जिस तरह से उनकी ताजपोशी हुई, जिसमें खुद पीएम गए, गृह मंत्री गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष गए, रक्षा मंत्री गए, और जिस तरह का एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि हमारे तरफ से ये पूरा अधिकृत है, अब इनके साथ आपको काम करना है, तो पार्टी के अंदर जो उनको एक चुनौती मिल सकती थी, अब वो कम मिलेगी। तो उनके पास सबसे बड़ी चुनौती अभी फिलहाल तो यही है कि वो कैसे साधते हैं। और अभी भी देखिए कि क्या है कि थोड़ा पेच तो है वहाँ, अभी मंत्रिमंडल का गठन हो गया जी, अभी कितने दिन हो गए, अभी तक विभागों का बंटवारा जी नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा जो एक नया होने का उनको है कि भाई हर चीज़ कोई हाईकमान से तालमेल लेके चलना है, कोई योजनाएं लेके आनी है। और फिर मोदी जी का खुद उत्तराखंड की योजनाओं को पीएमओ खुद मॉनिटर करता है जी, चाहे केदारनाथ का इशू हो, चाहे एनी वहाँ का डेवलपमेंट का काम हो, तो खुद मोदी जी का एक बड़ा आध्यात्मिक और धार्मिक लगाव है उत्तराखंड से, तो वो बहुत ध्यान रखते हैं वहाँ, तो वहाँ किस तरह वो खरे उतरते हैं जी। चुनौतियाँ अलग तरीके से है धामी के सामने उत्तराखंड की। हम आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट में, अगले सेगमेंट में आते हैं जहाँ पे हम बात करते हैं कू पोस्ट की। कुछ इंपॉर्टेंट कू पोस्ट आए हैं, मैं अपनी टीम से आग्रह करूंगा कि कू पोस्ट को दिखाएं। जो पहला कू पोस्ट आया है वो योगी आदित्यनाथ जी के हैंडल से है। इनका कहना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा। उत्तर प्रदेश उनके इस संकल्प की पूर्ति करते हुए दिखाई दे रहा है। आज वर्तमान में प्रदेश से देश के 75 गंतव्यों तक हवाई यात्रा कर सकते हैं। कमलेश जी, ये जो कू पोस्ट है ये ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन 2 तरह की चीज़ों की तरफ इंडिकेट कर रहा है। 75 इन्होंने बोला है कि 75 गंतव्य स्थान तक उत्तर प्रदेश से यात्रा कर सकते हैं। ये जो पिछले 5 सालों में ये चीज़ें बढ़ के आई हैं, कम्युनिकेशन को लेके, ट्रांसपोर्ट को लेके, इस तरह का डेवलपमेंट पे आपका क्या कहना है? देखिए, इस पर नहीं कोई दो राय नहीं कि पिछले 15-20 सालों में उत्तर प्रदेश में आप देखिए कहीं एयरपोर्ट ही नहीं थे हमारे पास, अगर कहीं थे तो वो संचालित नहीं थे, संचालित थे तो उड़ाने नहीं थी, तो अब फिर एक प्रतिस्पर्धा नहीं थी, किराए बहुत ज़्यादा होते थे, आपको बाया होकर आना पड़ता था। तो स्थिति है कि उत्तर प्रदेश से आप विदेश भी जा सकते हो जी, कई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए आपके पास, जिसके लिए आपको दिल्ली और मुंबई जाना पड़ता था जी। और छोटे छोटे शहरों को जिस तरह से विमानन के जरिए जोड़ा जा रहा है, ये एक तरह से अपने आप एक बहुत बड़ा काम हुआ है जी। और आने वाले समय में भी और जो योजनाएं हैं, कुछ और एयरपोर्ट्स को जोड़ना है उससे, जहां से नियमित उड़ानें शुरू हो जाएंगी, तो कितनी सुगम यात्रा हो जाएगी, समय होगी। केवल विमान के जरिए नहीं, ट्रेनों के जरिए, तेज गति की ट्रेनें जी। अब बुलेट ट्रेन तक की बात उत्तर प्रदेश में चल रही है, एक्सप्रेस वे की बात चल रही है। आप किलोमीटर नहीं नाप रहे हैं, लोग घंटे में कैसे पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, समय का सदुपयोग होगा अगर गति बढ़ेगी, रफ्तार बढ़ेगी और लोगों की जीवन शैली भी रफ्तार से चलेगी। अगले कू पोस्ट पर नजर डालते हैं। योगी आदित्यनाथ के हैंडल से ही है ये पोस्ट।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट द्वारा प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना को आगामी 6 माह तक बढ़ाने का निर्णय लोक कल्याणकारी एवं अभिनंदनीय है। करोड़ों परिवारों हेतु निःशुल्क राशन की डबल डोज का लाभ सुनिश्चित करने हेतु हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी। डबल डोज की राहत, डबल डोज का लाभ, कमलेश जी इस टर्म पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत वही बात की बेसिकली, हालांकि जब केंद्र सरकार दे रही थी तो योगी जी भी दे रहे हैं, तो अब क्या है कि अब वही उनको अन्न दुगनी मात्रा में मिल रहा है, दुगनी मात्रा में मिल रहा है। और जाहिर है कि जब ज़्यादा मात्रा में मिलेगा, अब एक परिवार के लिए जितना राज्य सरकार दे रही थी पर्याप्त होता था संख्या के हिसाब से, अब उस पर सेंटर का भी जा रहा है, तो जाहिर अगर 1 महीना के लिए दिया तो उसके 2 महीने होगा। अगर उसका दुरुपयोग ना करें तो अगर आपने सोचा कि 6 महीने के लिए दे दिया तो उसके 1 साल के लिए है खाने के लिए। तो हमें लग रहा है कहीं ना कहीं कि वो आने वाले समय योजना बढ़ने वाली है। बिल्कुल, डबल डोज का लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को मिलता दिख रहा है। अभी तक तो ये लग रहा है कि जैसे यूपी सरकार ने खुद और केंद्र सरकार ने दोनों ने इस योजना का ड्यूरेशन बढ़ाया है। तो हम आशा करते हैं कि सरकार के लाभकारी योजनाओं का फल उत्तर प्रदेश की जनता को ऐसे ही मिलेगा और बीजेपी जितनी घोषणाएं बीजेपी ने की है अपने घोषणा पत्र में, उसमें से लगभग सारे घोषणा पत्र में किए गए वादों को निभाने में सफल रहेगी। आज के इस खास एपिसोड में इतना ही। हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।